क्लास 12th के पढ़ेंगे। 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांच हैं और इकोनॉमी उसका स्कोप क्या है और वो किस किस एरिया में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हम जानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है, एक माइक्रो एक मैक्रो, और हम 11th-12th में माइक्रो और मैक्रो दोनों ब्रांच के बारे में, दोनों ब्रांचेस की अपनी अपनी बुक है। तो अभी तक हम जानते हैं कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी माइक्रो मीन्स स्टडी ऑफ सिंगल थिंग एज अ इंडिविजुअल। यहाँ पर हम किसी भी चीज को विशेष तौर पर अध्ययन करते हैं, किसी एक वर्ग और एक क्षेत्र को। तो नाउ अब हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए, इसके चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो फर्स्ट चैप्टर है, और इसका हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो देखिए, तो पहली बात, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ डेफिनेशन। हम जानने की कोशिश करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी इकोनॉमी एज अ होल। it look at large scale economic factor like, means that micro जो वर्ड है, माइक्रो मीन्स लार्ज और इकोनॉमी मीन्स एक्टिविटी दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स वो एक्टिविटी, लार्ज एक्टिविटी। यानी यहां पे देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक का वो ब्रांच है जो स्टडी करती है पूरी इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल मतलब एग्रीगेट, यानी ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ मिलाकर क्या करती है, स्टडी करती है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड की स्टडी करते थे, डिमांड सप्लाई, पर मैक्रो इकोनॉमी में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या है कि एग्रीगेट मतलब है टोटल, एग्रीगेट सप्लाई मतलब है टोटल। तो हियर माइक्रो इकोनॉमिक में वी स्टडी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई को हम स्टडी कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पर मैक्रो में हम एग्रीगेट करते हैं, मतलब उस सेक्टर या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी फर्म की हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में उस सेक्टर की, उस इंडस्ट्री की टोटल मीन्स टोटल डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। मतलब उस इकोनॉमी में टोटल डिमांड और सप्लाई कितना है, इन सब की स्टडी किसमें करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स एज द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स एज अ इकोनॉमी। देखिए, मैक्रो इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच डील विद होल इकोनॉमी। देखिए, जो डील करता हो होल इकोनॉमी को, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी राष्ट्र का जितना इनकम आता है हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमी में। टोटल नेशनल इनकम मतलब इसमें हम वी स्टडी नेशनल इनकम, हम इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। ओवरऑल प्राइस लेवल,
हम इसमें हम एग्रीगेट प्राइस के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में उसका टोटल प्राइस क्या होगा। नेशनल आउटपुट, यानी यहां पे हम पढ़ते हैं, देखिए नेशनल इनकम ये भी है, टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, एंड नेशनल आउटपुट यहां पे हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन यानी देखिए आउटपुट मतलब क्या, टोटल सप्लाई, यानी टोटल सप्लाई क्या हो रहा है, टोटल सप्लाई। हम इसमें टोटल सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं एज ए इकोनॉमी। हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर कंसर्न क्या है कि मेंटेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द नेशन। मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है लाइक टैक्स एंड स्पेंडिंग, ये इसका क्या है, मुख्य चीजें हैं, मुख्य चीज है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ टोटल, होल का मतलब टोटल, और इट लुक एट लार्ज स्केल, हम इसको लार्ज स्केल पे पढ़ते हैं। लार्ज स्केल पे पढ़ने का मतलब है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री का इनकम क्या है, इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न है, इकोनॉमी का कुल आय यानी टोटल इनकम, ओवरऑल प्राइस, व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग। हम इसमें नेशनल इनकम की भी बात करते हैं, राष्ट्र का नेशनल इनकम क्या होना चाहिए। यहां पर हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, और यहाँ पे व्हाट शुड बी नेशनल इनकम, यानी किसी देश का राष्ट्र इनकम क्या होना चाहिए, ये किसका कंसर्न है, मतलब सप्लाई वहां पे क्या होना चाहिए। उस देश की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी इसका मेजर कंसर्न ये है कि टोटल इनकम, ओवरऑल प्राइस, नेशनल आउटपुट, और उस देश का नेशनल इनकम क्या है। अगर उस देश में नेशनल इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, उस देश का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे टैक्स क्या है, एक्सपेंडिंग क्या है। ओवरऑल देखिए यहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, देखिए समझिए, हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां पे देश में एग्रीगेट डिमांड क्या है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, अगर सप्लाई बढ़ेगा तो उस देश में आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ता है तो वहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों की सेविंग बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या होंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बाहर से इनकम आएगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। देखिए मेजर कंसर्न क्या है, अगर हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, देश की पूरी डिमांड बढ़ती है तो देश की एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ती है, और सेविंग बढ़ेगी तो लोगों की, उसके बाद इनकम बढ़ने से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी,
लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और इन सब का ओवरऑल क्या होगा कि देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, देश की इकोनॉमी होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो आप ये समझे कि नेशनल इनकम का जो क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ओवरऑल इस तरीके से समझिए कि देखिए किसी भी राष्ट्र में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से एक बार और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा देश का, वाजिब तौर से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ होने से करेंसी फॉरेन इनकम बढ़ेगी, यानी फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ने से आपका लोगों की इनकम बढ़ेगी। यहाँ पर इनकम बढ़ने से लोगों की सेविंग बढ़ेगी, और देश में प्रोडक्शन बढ़ने से डेवलपमेंट होगा। तो कुल मिला के ये सारी चीजें होंगी, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग पैसा क्या करेंगे, बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। जब बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, ये सारा चीज बढ़ेगा, तो लोगों की क्या होगी, गवर्नमेंट की टैक्स और स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी। यानी प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को, गवर्नमेंट का भी टैक्स का इनकम बढ़ेगा। अब देखिए समझिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल, अ पर्सन, फर्म और इंडस्ट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ता है, यानी किसी पर्सन की इनकम, किसी कंपनी की इनकम और किसी इंडस्ट्री की इनकम यानी किसी पर्सन की डिमांड को, सप्लाई को, और किसी इंडस्ट्री के मार्केट की स्टडी करता है। मार्केट की स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कार्य क्षेत्र किसी की डिमांड, सप्लाई और मार्केट, किसी इंडिविजुअल फर्म, कंपनी की क्षेत्र को कहते हैं। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट की बात करता है, यानी ये टोटल इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी पूरे देश की बात करता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक कंपनी की इनकम की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका नेशनल इनकम, पूरे राष्ट्र की इनकम की बात करता है। ये पर्सनल टैक्स की बात करता है, ये कॉरपोरेट टैक्स की बात करता है, कॉरपोरेट टैक्स की बात करता है। ये किसी एक आदमी को कोई सुविधा देने की बात करता है। ये सब्सिडीज की बात करता है, सब्सिडीज यानी ओवरऑल सब्सिडीज की बात करता है, जो कि पूरी होल इकोनॉमी को क्या करे, इफेक्ट करे। अब हम नेक्स्ट आते हैं ओरिजिन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी ओरिजिन मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैसे आया ये शब्द। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स आप जानते हैं बड़ा। द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम इंपॉर्टेंट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 when there was high unemployment, falling income and low production। कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 1930 से पहले देयर वाज नो माइक्रो इकोनॉमिक्स। 1930 से पहले सिर्फ क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स था। सिर्फ एक ही ब्रांच थी इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसमें कि हम सिर्फ इन सारी चीजों को इंडिविजुअल तौर पे स्टडी करते थे। पर 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, और जिसके चलते हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए,
लोगों की इनकम गिर गई और प्रोडक्शन गिर गया। यानी आप समझिए ये चीज जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स ने, एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, हु डेवलप, यानी आप समझिए ये चीज जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स ने, एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, हु डेवलप द आइडिया ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स टू हेल्प सॉल्व बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहता है कि जेएम केन्स थे, केन्स, इन्होंने 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, जीडी मतलब ग्रेट डिप्रेशन आया, उसकी प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया और तब से यह मॉडर्न इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया। इससे पहले जो था वो ये कहता था, ये कंसेप्ट था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इससे पहले था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 1930 से पहले था कि एग्रीगेट सप्लाई, यानी सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। ये जेबी से ने कहा था, जेबी से इकोनॉमिक्स को फॉलो करती थी, इनके वर्ड्स को, इनका था कि आप सप्लाई करते जाइए मार्केट में, मार्केट अपने आप उस चीज को कंज्यूम कर लेगा। उससे पहले 1930 से पहले, पर 1930 से ये हुआ कि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती गई, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता गया और प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे लोगों की इनकम घटती चली गई, लोगों की इनकम घटती चली गई, लोगों की सेविंग भी कम होती चली गई, इनकम और सेविंग में अनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से जो सामान प्रोडक्शन हो रहा था वो मार्केट में बिक नहीं रहा था, वो मार्केट में क्या नहीं हो रहा, बिका नहीं, और जिसकी वजह से क्या हो गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। क्या आ गया? ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से जो सामान मार्केट में नहीं बिका उसकी वजह से बहुत लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार होने की वजह से इनकम उनकी गिर गई और उत्पादन दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने की वजह से जितना सप्लाई बढ़ा, यानी मार्केट में सप्लाई बढ़ने की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ कि सामान बिकने को तैयार नहीं, मार्केट में इन्वेंट्री बढ़ गई। इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या है कि सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में सामान नहीं बिका, इसकी वजह से अगली बार लोगों में बहुत लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और जिसकी वजह से लोगों की इनकम गिरती चली गई। तो इसकी 1930 में इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसका जो सॉल्यूशन दिया था वो जेएम केन्स ने दिया कि नो सेविंग, जिसे हम कहते हैं सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम जिसे बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है मेन गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या गोल है? तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आया,
व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण क्या थे, हम किसी भी जीडीपी को, देश के राष्ट्रीय डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट इकोनॉमी में किस तरह की पॉलिसी को अपना सकती है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का गोल होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मेन एम है। क्योंकि जैसे जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से लोगों की सेविंग बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ने से लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने से फिर उनकी इनकम बढ़ेगी। तो कहता है कि अगर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एम्प्लॉयमेंट पे, और एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, देश में फैक्ट्रियां वगैरह लगेंगी, वर्क, उससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा। इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी वजह से हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, बैंकिंग एक्टिविटी भी करेंगे। तो हम ये सारा जो है, हम यही मेन कंसर्न गोल है। तो देखिए यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट आ जाता है, इनकम बढ़ने से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, जीडीपी क्या है, प्रोडक्शन को शो करता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी दिखाया जाता है, यानी बैंकिंग एक्टिविटी के थ्रू। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ओवरऑल देखिए स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम एंड आउटपुट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि देश में, देश की एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी किसी देश का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। हाउ टू मेजर टोटल इनकम एंड प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, यानी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब की चीजें हम पता करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे देश में नेशनल इनकम, जीडीपी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ओवर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन। अगर ज्यादा है तो नेशनल इनकम ज्यादा है, अगर नेशनल इनकम ज्यादा है तो ओवर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन। और कम है तो क्या है, तो कम है तो मतलब क्या है, लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, यानी लोगों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ओवर प्रोडक्शन में क्या करेंगे हम, डिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न है। इट स्टडी द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सजेस्ट हाउ टू अचीव
फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए यही बात आ गई कि ये कोशिश करता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोगों की क्या होगी, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, तो हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो हमें किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल, अगर हमारे देश में राइज इन द प्राइस, इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर मान लीजिए हमारे देश में एग्रीगेट सप्लाई कम है और लोग एग्रीगेट डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, यानी अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से देश में इन्फ्लेशन आ जाएगी, यानी हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। इसकी चीजों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, तब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होंगे, वहीं पर क्या होगा, हम एम्प्लॉयमेंट मेंटेन किया जाएगा और वहीं पर सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी। अब कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कहता है फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। कहता है ओवरऑल इकोनॉमी का जो मेन टारगेट है वो कह रहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना। हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे, या फिर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं या एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाएं, टोटली क्या है, या थ्रू इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ाएं। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगा और जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी हाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स मनी सप्लाई अफेक्ट द इकोनॉमी। इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट देश में इकोनॉमी को कैसे मेंटेन करती है। तो कहता है कि इसमें एक तरीका है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, टैक्स और मनी सप्लाई, यानी गवर्नमेंट मनी सप्लाई के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू, टीचर के थ्रू और टैक्स के थ्रू। कहते हैं ये तीन माध्यम है। मनी सप्लाई ये बैंकिंग के थ्रू, जिसे हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, इसे हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स, इसे हम, तो देखिए अब इसमें जब हमारे देश में प्रोडक्शन कम होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट खूब खर्चा करती है, यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती है। इन्वेस्टमेंट यानी फैक्ट्री लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लोगों की क्या होती है, इनकम बढ़ जाती है। एक ये तरीका है। अगर देखती है कि इकोनॉमी में लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो गया, लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। जब टैक्स लगाएगी तो क्या होगा कि प्रोडक्शन घटेगा। प्रोडक्शन घटने की वजह से क्या होगा, लोगों की इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी, और लोगों की इनकम कम होने की वजह से उनकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। तो दीज आर द मेथड थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल द होल इकोनॉमी। अब देखिए व्हाट इज
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक? पहले बेसिस, तो माइक्रो इकोनॉमी जो होती है वो इंडिविजुअल बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, यानी किसी फर्म की प्रॉब्लम को, किसी कंज्यूमर की प्रॉब्लम को और किसी मार्केट की प्रॉब्लम को हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, किसी भी चीज की। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, यानी पूरी राष्ट्र की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। ये फोकस, ये स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का एक हिस्सा होता है, एक छोटा हिस्सा होता है, जबकि ये एक बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा पिक्चर होता है। जीडीपी की बात करते हैं। ये कहता है प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट की प्राइस की बात करता है, वन फर्म की प्रोडक्शन प्रॉफिट की बात करता है। जबकि इसमें हम नेशनल इनकम की बात करते हैं और पूरा टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि उस देश की टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कहता है व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। अगर देश राष्ट्र में लोगों की इनकम कम है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको क्या करती है? सब्सिडीज देती है। या फिर देश में जो है एम्प्लॉयमेंट अगर कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी। इन्वेस्टमेंट करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। दूसरा, गाइडेंस ऑफ बजट डिसीजन। गवर्नमेंट को बजट में डिसाइड करने में क्या होता है? सहूलियत होता है कि कहाँ पे सब्सिडीज देना है, कितना टैक्स लगाना है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा, इंडिविजुअल टैक्स क्या होगा, लोगों की पर्सनल टैक्स क्या है, लोगों की सेविंग को कैसे मेंटेन किया जाए और लोगों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने चीजों को कहाँ कहाँ खर्च करे, यानी गवर्नमेंट डिसाइड लेती है कि उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने हैं या फिर किस पे, डिफेंस पे खर्चा करना है। ये सारा चीज डिसाइड करती है। तो इट हेल्प इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। किसी भी राष्ट्र की प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। तो देखिए जैसे जैसे देश में इन्वेस्टमेंट बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, घटेगी और इन्फ्लेशन भी कम होगा। कहता है ये इसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड और रिलेशन भी सुधरता है। वो इस वजह से कि हमारे देश में अगर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो देश की क्या होगी? सेविंग भी बढ़ेगी। ये सेविंग फिर इन्वेस्टमेंट के काम आएगा। तो देखिए ये जो प्रोडक्शन है, फिर ये सर्कल एक तरीके से चलता रहेगा। और प्रोडक्शन देखिए अब कहता है कि कभी कभी हमें इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये जो हमें नेशनल ये जो इनकम है, जो एक्सपोर्ट से इनकम आई है, हम इसकी बदौलत वापस क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन को वापस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कंक्लूजन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी, सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें बस समझाता है कि पूरा इकोनॉमी एक साथ कैसे वर्क करता है
और सपोर्ट बेटर डिसीजन, गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है किस चीज में, डिसीजन लेने के लिए, ना कि गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल को और बिजनेसमैन इन सबको